नमस्कार साथियों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीट लेवल 1 का मैथ्स का पार्ट। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम पहली यूनिट से। रीट लेवल 1 की जो पहली यूनिट है वो है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भारतीय मुद्रा। ये फर्स्ट यूनिट है। इस फर्स्ट यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे आज। मेरी ये पहली वीडियो है रीट लेवल 1 के मैथ्स की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया, जिस भी तरीके का आपका व्यू है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का हो, अच्छा हो तो भी, और यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगे तो भी, तो आपको ये ज़रूर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। डेली आपकी एक वीडियो ये ज़रूर आपको मिलेगी मैथ्स की। डेली एक क्लास आपकी होगी, और किस समय क्लास आपकी आए उसका टाइमिंग भी आप बता सकते हैं कि सुबह के टाइम आए, कि दोपहर के टाइम आए, कि शाम के टाइम आए, तो ये भी आप बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास लाइव आए तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्लास लाइव ली जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। 1 करोड़ तक की संख्याएं। सबसे पहले संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले संख्याओं की अगर बात करें तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है वो भी बात कर लेते हैं। और कंप्लीट एक एक चीज़, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को हम लेकर के यहाँ पे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जब संख्याओं की बात आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। कि सबसे पहले संख्या का एक प्रकार होता है जिसे कहते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलते चलते अनंत तक की जो संख्याएं होती है उनको कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है तो उसको किससे व्यक्त करेंगे? n से व्यक्त करेंगे। अब सबसे पहली बात, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो स्टेटमेंट के तौर पे भी आते हैं, स्टेटमेंट के आधार पे भी आते हैं। मतलब कि एक 4 स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं। या तो ये पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें से सत्य कथन कौन सा है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो कथन वाले प्रश्न भी आते हैं। तो आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। यानी कि अगर दूसरे तरीके से अगर हम इसको बोलें कि भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। हम हर चीज को पढ़ेंगे और इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए इस तरीके से हमको पढ़ना है, यानी कि चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हमको पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ चीजें हम यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी काम करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, जब भी हम प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए कि भाई 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याएं होती है। फिर हमने कहा कि भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। 1 से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि शुरुआत ही 1 से होती है। अब प्राकृत संख्याओं के कुछ गुण धर्म पढ़ेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक ही संवर्त नियम लिख के छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सारी चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पहला गुणधर्म हम देखेंगे, संवर्त नियम। क्या होता है संवर्त नियम? क्लोज संवर्त मतलब क्लोज प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि यदि ये जो संवर्त नियम है ये गणितीय संक्रियाओं के साथ बदलता है, मतलब बदलता है का मतलब किसी के लिए, किसी गणितीय संक्रिया के लिए संवर्त नियम का पालन होता है और किसी के लिए नहीं होता है। अब हम बात करेंगे गणितीय संक्रियाओं की। गणितीय संक्रियाएं क्या होती है? एक शब्द हमने यहाँ पे यूज किया, संक्रिया। संक्रिया क्या होती है? देखिए, गणितीय संक्रियाएं होती हैं जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये चारों क्या है? गणितीय संक्रियाएं हैं। तो अगर हम इन गणितीय संक्रियाओं के लिए क्लोज प्रॉपर्टी की बात करें, यानी कि संवर्त नियम की बात करें, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ की। कि यदि
किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग करें तो हमें क्या मिलता है। मान लो एक प्राकृत संख्या हमने ले ली एक, और दूसरी प्राकृत संख्या ले ली हमने दो, और दोनों को जोड़ा तो क्या मिला, तीन मिला। तो तीन भी एक क्या है, प्राकृत संख्या है। इसका मतलब संवर्त नियम का मतलब हो गया कि यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग करे तो उनका योग भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, या फिर कहें जो होता है। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे मान लो ये हमारी प्राकृत संख्याओं का ग्रुप है, इनमें से कोई भी दो प्राकृत संख्या उठाया, मान लो मैंने दो और तीन उठाया, और हमने देखा कि 2 + 3 बराबर कितने हुए, 5। यदि ये 5 इसके अंदर शामिल है तो ये संवर्त नियम का पालन करेगा, अदरवाइज पालन नहीं करेगा। तो हम सभी प्राकृत संख्या, यहाँ तो सिर्फ मैंने 5 तक की संख्याएं लिखी हैं, हम सभी प्राकृत संख्याओं की बात करें तो किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे कि मान लो 3 + 4 बराबर कितना होता है, 7 होता है, तो 7 भी एक प्राकृत संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृत संख्या होता है। ठीक है। अब देखिए प्राकृत संवर्त नियम के बाद एक नियम होता है साहचर्य नियम। हम सिर्फ अभी जोड़ की बात कर रहे हैं, प्लस के लिए पढ़ रहे हैं हम। एक नियम होता है साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या होता है, देखिए मान लो हमने तीन संख्याएं ले ली, एक ले ली दो, एक ले लिया तीन, और एक ले लिया चार। साहचर्य नियम क्या होता है, नियम पूछा जा सकता है, इसलिए ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। साहचर्य नियम क्या होता है, हम कर रहे हैं किसकी बात, जोड़ के। भाई मैं आपसे कहूं कि भाई ये तीन संख्याएं हैं या तीन अंक हैं, इनको आपस में जोड़ो, तो बताइए आप उनको किस प्रकार से जोड़ेंगे। क्या तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। हाँ देखिए मैंने किसी एक से कहा कि भाई आपको जोड़ना है, तो ए, कोई भी एक कैंडिडेट था ए, उसने क्या किया, पहले उसने कहा कि भाई मैं पहले दो और तीन को जोड़ता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, चार को जोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक साथ तीनों को जोड़ नहीं सकते। तो देखो दो और तीन मिलकर के कितने हुए, पांच, और पांच में चार जोड़े तो कितने आए, 9। फिर मैंने किसी बी से कहा कि भाई आप इसको जोड़िए, तो उसने कहा नहीं मैं तो इधर से जोड़ना स्टार्ट करता हूँ, पहले चार और तीन को जोड़ता हूँ, उसके बाद इसमें दो जोड़ूंगा। तो चार और तीन कितने आए, 7, और उसने फिर दो जोड़ा तो कितना आया, 9। भाई आंसर तो दोनों के सेम आ रहे हैं, तो बताओ कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो यही नियम जो है ना, यही नियम क्या है, साहचर्य नियम है। कि अगर किन्हीं तीन नंबर को जोड़ना हो तो चाहे पहले दो को जोड़ करके फिर उसमें तीसरा जोड़ दे, या पहले इन दो को जोड़ करके फिर इसमें तीसरा जोड़ दे, आंसर हमेशा सेम आता है। तो ये है, कहलाता है साहचर्य नियम। अगर इसको लिखा हुआ अगर दिखा कहीं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 3 + 4। इस तरीके से ये नियम क्या कहलाता है, साहचर्य नियम कहलाता है। तो दो पढ़ लिए, संवर्त नियम और साहचर्य नियम। नेक्स्ट देखिए तीसरा, तीसरे अगर हम बात करें तो क्रम विनिमय, एक नियम होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम का मतलब तो जानते हैं आप, क्रम होता है, और विनिमय का मतलब होता है बदलना। यानी कि यदि जोड़ करते समय संख्याओं का क्रम बदल दे तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे 2 + 3 ये लिखे, या 3 + 2 लिखे, कैसे होते हैं, ये आपस में क्या है, बराबर, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। यानी कि संख्याओं का या फिर अंकों का, मतलब जो हम दो संख्याएं जोड़ रहे हैं उनका अगर क्रम बदल दे, बाद वाली को पहले लिख दे, पहले वाली को बाद में, तो उसके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तीन चीजें हमने देख ली। तीन चीजें क्या देखी, संवर्त नियम देखा, साहचर्य नियम देखा, और तीसरा हमने क्या देखा, क्रम विनिमय नियम देखा। इन जोड़ के लिए ये तीनों नियमों का पालन होता है। अब बाकी के लिए अगर इन तीनों नियमों को देखें तो चलो बाकी के लिए देखते हैं। बाकी के लिए देखते हैं, हमने ली दो संख्याएं, मान लो मैंने ले ली, सबसे पहले हम संवर्त नियम की बात करेंगे। दो और तीन ले लिया, दो और तीन, हम दो में से तीन घटाएं तो कितना आंसर आता है, -1। क्या प्राकृत संख्या में -1 आता है, नहीं आता। तो यहां पर संवर्त नियम का पालन नहीं होता है। दूसरा दूसरा हम बात करें साहचर्य नियम की,
तो मैंने कहा कि भाई 2, 3 और 4 है, आपस में इनको घटाना है। पहले 2 में से 3 घटाओ और फिर 4 को घटाओ। साहचर्य नियम इसी तरीके से होता है। यहाँ अगर हम करें तो पहले हम यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हम करें 2 माइनस 3 माइनस 4, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। 2 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, और ये माइनस 4 मिलकर के क्या मिल गया हमको, माइनस का 5। इधर हम देखें तो पहले 3 माइनस 1 करें, 3 माइनस 4 तो यहाँ मिलेगा माइनस 1, और इधर से हम कर दें 2, फिर ये माइनस है इधर, तो 2 ये माइनस माइनस मिलकर के मिल गया प्लस का, माइनस गुणा माइनस प्लस, और 2 प्लस 1 बराबर 3। इधर तो हमको मिला माइनस के 5, इधर मिला 3, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। तो माइनस के लिए ना तो संवर्तन नियम का पालन होता है, ना ही यहाँ पे हमने देखा साहचर्य नियम का पालन होता है। चलो क्रम विनिमय की बात कर लेते हैं। भाई 2 माइनस 3, क्या ये बराबर है 3 माइनस 2 के? 2 माइनस 3 तो क्या मिलता है हमको, माइनस 1, और 3 माइनस 2 क्या मिलता है, प्लस 1। क्या प्लस 1 और माइनस 1 आपस में बराबर है? नहीं है। इसका मतलब बाकी के लिए क्रम विनिमय, संवर्त और साहचर्य, इन तीनों ही नियमों का पालन नहीं होता है। अब बात करें गुणा की। अब देखिए गुणा की बात करते हैं। मान लो दो प्राकृत संख्या ले ली हमने, 2 और 3, 2 और 3 का हमने किया गुणा, कितना मिला हमको, 6 मिला। तो क्या 6 प्राकृत संख्या है? बिल्कुल है। तो गुणा के लिए भी संवर्त नियम का पालन होता है। अब क्रम विनिमय देखते हैं। 2 गुणा 3 करें बराबर 3 गुणा 2 करें, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर है। इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। साहचर्य नियम देखो, 2 गुणा 3 गुणा 4, इस तरीके से हमको गुणा करना है, तो एक बार तो इनको करें बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4, एक बार इनको पहले गुणा करें। तो यहाँ पे देखो 4 तिया 12, 12 गुणा 2 24, इधर से करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 गुणा 4 24, इक्वल है दोनों। इसका मतलब बाकी के गुणा के लिए भी साहचर्य नियम का पालन होता है। चलो अब भाग के लिए और देख लेते हैं। भाग की अगर बात करें तो 2 और 4, हम दो संख्या ले लेते हैं, 2 और 4। सबसे पहले 2 में 4 का भाग दे तो कितना आएगा, 1/2। क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी प्राकृत संख्या नहीं है, इसका मतलब है संवर्त नियम का पालन नहीं होता। क्रम विनिमय की बात करें तो 2 में 4 का भाग दे तो 1/2 आएगा, 4 में 2 का भाग दे तो 2 आएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब जो क्रम विनिमय नियम है उसका पालन भी भाग के लिए नहीं होता है। अब साहचर्य की बात करें तो वही 2 3 संख्याएं ले लेते हैं कोई भी, 2 4 और मान लो हमने ले लिया 8। साहचर्य में पहले इन 2 का डिवाइड करें फिर डिवाइड करें 8 का, तो 2 में 4 का भाग देंगे तो 1/2, और फिर उसमें 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/16। और इधर से अगर हम पहले इन दोनों का करें, 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 8, पहले इन दोनों का करें तो फिर क्या आएगा, देखो 2 बटे, यहाँ से आ जाएगा 4/8, यानी कि 1/2। तो 2/1/2 करेंगे तो यहाँ से आंसर मिलेगा हमको 4, जो कि इक्वल इसके नहीं है। इसका मतलब है, तो यहाँ से हमें क्या, हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल के आया, इसका हमारे पास निष्कर्ष निकल के ये आया कि भाई जोड़ और गुणा, जोड़ और गुणा, इन दो के लिए तो संवर्त, साहचर्य और क्रम विनिमय, इन तीनों नियमों का पालन होता है, जबकि बाकी और भाग के लिए इन तीनों नियमों का पालन नहीं होता। तो यहाँ पर तो ये नियम आए। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कई बार पूछी जाती है पूर्ववर्ती संख्या या परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती और परवर्ती, देखिए पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब पहले, तो पूर्ववर्ती का मतलब जो भी संख्या दी हुई हो उससे पहले वाली संख्या लिखनी है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं
100 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। 100 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो 100 के पूर्ववर्ती का मतलब 100 से पहले क्या आता है? तो हम जानते हैं 100 से पहले आता है 99। तो 100 के पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 99 होगी। इसी प्रकार से मान लो मैं कहूं कि 201 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। 201 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो 201 से जस्ट पहले क्या आता है? 200 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 200। इसी तरीके से पूर्व का मतलब पहले, तो यहाँ पे आता है परवर्ती। परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। मान लो मैं कहूं कि 999 की परवर्ती संख्या बताओ। तो 999 की परवर्ती संख्या, तो 999 के बाद में क्या आता है? भाई हमने कहा कि 999 के बाद में आता है 1000। तो परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी 999 की? 1000। इसी तरीके से हमें और प्रश्न देखने हैं। हाँ, अब देखिए, मान लो कोई ये कहे हमको कि प्राकृत संख्या एक, प्राकृत संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। पूर्ववर्ती संख्या, और ऑप्शन में दे दे 0, -1, 2 या फिर -2। एक मिनट। ऑप्शन इस तरीके से है 0, -1, 2 या कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है। क्या पूछा है प्रश्न? प्राकृत संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो देखिए भाई, मैंने ये कहा कि प्राकृत संख्या जो है एक से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। तो एक से छोटी कोई संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो और यहाँ पे पूछा क्या है? पूर्ववर्ती, यानी कि एक से पूर्व क्या आता है? एक से पहले क्या आता है? तो प्राकृत संख्या में एक से पहले कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको 0 बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो 0 अगर लिखोगे तो गलत आंसर हो जाएगा। -1 भी नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा। 2 तो क्या है? 2 परवर्ती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कोई भी संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। चलो एक दो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कथन दिए हुए हैं, गलत कथन बताना है। ध्यान से समझ के करना है इसको। प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती शून्य है। प्राकृत संख्या है एक, उसका पूर्ववर्ती 0 है। क्या ये सही है? अभी अभी हमने कहा कि प्राकृत संख्या सबसे छोटी होती है एक, और एक से पहले कुछ भी नहीं आएगा तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या भी नहीं होगी। तो ये चीज क्या है? गलत है। और गलत कथन ही पूछा है, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं एक बार। प्राकृत संख्या योग के लिए संवर्त नियम का पालन करती है। अभी हमने देखा प्राकृत संख्याओं के बारे में कि प्राकृत संख्या में योग और गुणा, योग और गुणा, इन दोनों के लिए ही संवर्त नियम का पालन होता है, साहचर्य नियम का पालन होता है और क्रम विनिमय नियम का पालन भी होता है। देखिए एक शब्द आता है, एक अन्य शब्द आता है तत्सम्मक। चलो एक बार ये पूरा कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जोड़ और गुणा के लिए समवर्त नियम का पालन होता है। तो लेकिन यहाँ पे केवल जोड़ की बात करें तो बिल्कुल सही है। सबसे छोटे प्राकृत संख्या एक है, ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या गुणन के लिए समवर्त नियम का पालन करती है, बिल्कुल अभी मैंने बताया प्लस और गुणा दोनों के लिए करती है। तो ये तीनों चीजें क्या है? सही है। गलत क्या है? गलत है ये कि भाई एक जो प्राकृत संख्या है उसका पूर्ववर्ती शून्य है, ये गलत है। तो इसका जो प्रश्न का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द और आता है तत्सम्मक। तत्सम्मक, तत्सम्मक। अगर हम बात करें प्राकृत संख्या में, अगर हम बात करें प्राकृत संख्या में, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं, तो प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें तो योग के लिए प्राकृत संख्या में कोई भी तत्सम्मक विद्यमान नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई ये तत्सम्मक होता क्या है? तो देखिए तत्सम्मक क्या होता है?
तत्समक का मतलब होता है कि एक ऐसा अंक या ऐसी संख्या जिसको, अगर हम योग की बात करें तो योग का अलग तत्समक होता है और गुणा का अलग तत्समक होता है। यदि हम बात करें योग की, तो तत्समक का मतलब होगा कि ऐसा ऐसी संख्या जिसको किसी अन्य संख्या में जोड़ने पर उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो उसे कहते हैं तत्समक। लेकिन प्राकृत संख्याओं में योग के लिए कोई भी तत्समक विद्यमान नहीं होता है, बाकी के लिए भी कोई तत्समक विद्यमान नहीं होता है। गुणा की बात करें तो गुणा के लिए तत्समक होता है एक। किसी भी प्राकृत संख्या को यदि हम एक से मल्टीप्लाई करें, एक से गुणा करें, तो उस संख्या पर, चाहे वो कोई सी भी हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं में केवल गुणन तत्समक होता है, आइडेंटिटी 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 एलिमेंट। ये तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्राकृत संख्याओं के लिए, गुणा के लिए ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की चीज है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। इन ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार स्टेटमेंट दे रखे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। सबसे पहला, 499 का परवर्ती का पूर्ववर्ती का परवर्ती 500 है। देखिए सही है कि नहीं है ये देखना है। 499 का परवर्ती, सबसे पहले तो 499 का परवर्ती कितना होगा, 500 होगा। फिर कह रहा है कि का पूर्ववर्ती, तो इसका पूर्ववर्ती वापस 499 होगा। का परवर्ती, इसका परवर्ती क्या हो जाएगा, 500 होगा। 500 है, बिल्कुल सत्य कथन है, सही है ये। नेक्स्ट, 1000 का पूर्ववर्ती 999 है, 1000 से पहले 999 आता है, ये बिल्कुल बात सही है। तीसरा, 100 का परवर्ती 102 है। 100 का परवर्ती, 100 का परवर्ती हो गया 101, उसका फिर से परवर्ती यानी कि 102, 102 है, ये भी बिल्कुल सही है, तीसरा भी। नेक्स्ट, प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती व परवर्ती क्रम से 0 व 2 है। देखिए ये चीज गलत है यहाँ पे। क्यों गलत है, क्योंकि एक का परवर्ती 2 है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक का परवर्ती पूर्ववर्ती 0 है, ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि एक का कोई भी पूर्ववर्ती, प्राकृत संख्या एक का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 गलत है, तो सही कौन से होंगे, 1, 2 और 3। ऑप्शन 1, 2 और 3, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, 1, 2 व 3। चलिए, ये तो बात करी हमने प्राकृत संख्या की। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर है तो डब्ल्यू से इसको व्यक्त करेंगे। देखिए, हुआ यूं कि सबसे पहले गणित की अंकों की खोज की गई, तो शुरुआत करी भाई 1, 2, 3, 4, इस तरीके से अंकों को खोज लिया गया और कहा कि भाई गिनती पूरी हो गई। लेकिन फिर कोई विद्वान दूसरा आया और उसने देखा कि भाई तुमने कहा था कि भाई ये अंक होते हैं हमारे पास, कौन कौन से अंक है, 9 अंक है। सबसे पहले एक अंक, एक एक अंक जो है वो 9 है। कौन कौन से बताए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो एक एक अंक के अंक बताए। और उसके बाद कहा कि भाई आगे एक संख्या होती है 10, 11, 12, इस तरीके से। फिर उसने कहा कि यदि तुम ये कह रहे हो कि भाई 9 तक के ही अंक होते हैं, तो फिर यहाँ पे ये 10 लिखा है, तो इसमें ये क्या चीज है, ये कहाँ से आया, ये जो शून्य है ये कहाँ से आया। अब खोज हुई शून्य की। फिर दिमाग में आया कि हाँ भाई बात तो यार सही है, कि भाई हमारे पास यदि 9 तक के ही अंक है एक से लेकर के, तो फिर ये शून्य तो था ही नहीं, फिर हमारे संख्या में शून्य कहाँ से आ गया। तो फिर अब क्या किया गया कि अब ये शून्य को उस प्राकृत संख्या में और ऐड कर दिया। ये प्राकृत संख्या का एक थैला था जिसमें 1, 2, 3, 4 करके संख्या भरी हुई थी। अब कहा कि इसमें एक अंक की कमी है बेटा, वो अंक कौन सा है, शून्य है। तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब डाल देते हैं इसमें शून्य। और ये इसके अंदर शून्य, इस बैग में जगह नहीं थी, तो शून्य डाल करके उसको क्या किया, एक बड़े बैग के अंदर डाल दिया। और फिर कहा कि भाई अब ये संख्याएं जो है ना ये पूरी हो गई है,
पूर्ण संख्याएं हो गई है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो अब पूर्ण संख्याएं कौन सी हुई भाई? पूर्ण संख्याएं स्टार्ट हुई जीरो से। अब इसमें जीरो और ऐड हो गया, उसमें और डाल दिया, और फिर 1 2 3 4 तो थी, और जीरो और डाल दिया, तो ये 0 1 2 3 4 करके ये पूर्ण संख्याएं हो गई हमारी अनंत तक। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुई शून्य। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी थी? एक थी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? शून्य हो गई। अब वापस से वही नियम, संवर्त, क्रम विनिमय, तत्समक, साहचर्य, एक वितरण नियम और यहाँ पे काम आता है, उसके बारे में बताएंगे। तो ये सारे नियम वापस से हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से है वो नियम, एक एक बार हम फटाफट से देख लेंगे। देखिए, संवर्त नियम क्या बताया? संवर्त नियम मैंने बताया था कि कोई भी प्राकृत संख्याओं के लिए प्राकृत संख्या का यूज हुआ था या पूर्ण संख्या का यूज होगा, बस इतना सा अंतर है कि कोई भी दो पूर्ण संख्या, मान लो 0 और 5 ले लिया, इन दोनों का योग करें तो क्या मिलेगा? हमको 5 मिलेगा। तो इन दोनों का योग भी पूर्ण संख्या होगी, यानी कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग भी पूर्ण संख्या होती है, तो वो क्या कहलाता है? संवर्त नियम। वापस से बता दूं कि ये जो नियम होते हैं ये केवल जोड़ और गुणा के लिए उपयोग में होते हैं, माइनस और भाग के लिए उपयोग में नहीं लिए जाते। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आपके सामने देखने को मिलता है तो आप कोई सी भी छोटी सी छोटी वो संख्या उठा करके उसको हल करके देख लीजिएगा कि भाई वास्तव में जो कह रहा है वो सत्य हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखने की वैसे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि केवल योग और गुणा, जोड़ और गुणा, सम और मल्टीप्लाई के लिए ये सारे रूल्स जो है वो फॉलो होते हैं, अदरवाइज बाकी और भाग के लिए रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। तो सबसे पहला नियम तो क्या हो गया? संवर्त नियम हो गया। उसके बाद दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या है? क्रम बदलने पर इसका कोई संख्या के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि मैं कहूं कि भाई 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है किसमें? जोड़ और गुणा में। अब बात करें तत्समक नियम की। तत्समक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव जोड़ के लिए होगा शून्य। जोड़ के लिए क्या होगा? शून्य होगा। क्यों होगा? अब देखिए, मैंने कहा कि तत्समक अवयव वो होता है जिसको उस किसी अन्य संख्या में जोड़ने पर उस संख्या के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो वह कहलाता है तत्समक अवयव। देखिए, मान लो हमारे पास एक पूर्ण संख्या है 5। इस 5 में मैं 0 जोड़ दूं तो आंसर वापस से हमको क्या देखने को मिलेगा? 5 देखने को मिलेगा। तो क्या इस 5 पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। गुणन के लिए देखिए, शून्य किस में होता है? पूर्ण संख्या में होता है, इसलिए तत्समक अवयव योग के लिए पूर्ण संख्या में अवयव विद्यमान होता है, जबकि प्राकृत संख्या में इसका योग का तत्समक विद्यमान नहीं होता है। गुणा के लिए जो तत्समक अवयव है वो होता है 1, कि भाई 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो, मान लो 7 से गुणा करना है 1 को, तो वापस हमको क्या मिलेगा? 7 ही मिलेगा। तो ये कहलाता है तत्समक अवयव। नेक्स्ट, पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में तो जोड़ और गुणा दोनों के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होते हैं, जबकि प्राकृत संख्या में केवल गुणा के लिए ही अवयव विद्यमान होता है। उसके बाद साहचर्य नियम बताया था कि भाई कि किन्हीं 3 संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर, क्योंकि जोड़ और गुणा के लिए नियम पालन होते हैं, तो किन्हीं भी 3 संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने की बात करें तो 3 की बात करें तो पहले या तो आगे से 2 जोड़े या पीछे से, किसी भी तरीके से जोड़ ले, कोई प्रभाव आंसर पर नहीं पड़ेगा। जैसे कर चुके हैं वैसे, तो फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ। मान लो एक संख्या 0, एक है 1 और एक है 2। जोड़ की बात करें तो चाहे इसको पहले जोड़ो या इसको पहले जोड़ो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको पहले जोड़ेंगे तो यहाँ से 1 + 2 = 3, इनको पहले जोड़ेंगे तो 3 + 0 = 3, तो कोई भी प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ये नियम कहलाता है साहचर्य नियम। गुणा के लिए भी सेम चीज है। मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि 0 और 1 और 2 इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है,
तो पहले इन दो का मल्टीप्लाई करो, 0 गुणा 1 बराबर 0, और फिर वापस से गुणा 2 बराबर 0, या फिर पहले इन दोनों का गुणा करो, 2 गुणा 1 बराबर 2, और 2 गुणा 0 बराबर 0। आंसर तो सेम ही आना है, इसका मतलब साहचर्य नियम का पालन भी होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें, एक नियम और लिखा है यहाँ पे, वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है? वितरण नियम होता है जोड़ और गुणा दोनों का। कैसे? जैसे मान लो कोई भी एक संख्या है a, उसका गुणा करें किससे? b प्लस c से, तो इसका वितरण नियम के अनुसार इसका आंसर जो होगा वो होगा a गुणा b प्लस a गुणा c। ये कहलाता है वितरण नियम। ठीक है, चलिए एक आध प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। पहला, सभी संख्याओं के लिए गुणन तत्समक एक होता है। सभी संख्याओं के लिए गुणन तत्समक एक होता है, यानी कि एक का किसी भी संख्या के साथ गुणा करें तो वह हमेशा संख्या स्वयं ही आएगी, यानी कि एक से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक एक होता है। योज्य तत्समक एक कैसे होगा? भाई किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर वही थोड़ी मिलती है, जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 थोड़ी मिलेगा हमको, 2 से बड़ा हुआ मिलेगा। तो ये चीज क्या है? गलत है। तीसरा, योज्य तत्समक को किसी संख्या में जोड़ने पर, योज्य तत्समक को किसी संख्या में जोड़ने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है कि भाई किसी भी योज्य तत्समक होता है शून्य, शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ो तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट डी, गुणन तत्समक को किसी संख्या से गुणा करने पर संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आप गुणन तत्समक की बात करें तो गुणन तत्समक होता है एक, और एक को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, वो संख्या स्वयं ही वापस से उसका आंसर लेके आएगी, यानी कि उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो गलत कौन सा था? ऑप्शन बी गलत था, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। कौन सा कथन सही है? निम्न में से सत्य कथन है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ये काफी कंफ्यूज करती है बच्चों को कि भाई इसमें से दोनों दो स्टेटमेंट दे दी जाए एक जैसे। देखो यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये कंफ्यूज करते हैं, और यहाँ पर आपको ये बताना है कि कथन सत्य कौन सा है। तो सबसे पहले चीज दिमाग लगा करके एक बार सोचिएगा कि प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 और ये सब, और पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 ये सब। हमारा ये क्या कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। देखिए ये सारी की सारी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है? या चलो इसको इस तरीके से देखो, ये था हमारी प्राकृत संख्याएं, उसमें 0 और ऐड करके ये पूरी क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। अब बताओ, सभी पूर्ण संख्या, ये सारी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या? नहीं है, क्योंकि प्राकृत तो ये है, इसमें 0 शामिल नहीं है। जबकि पूर्ण संख्या ये सारी है, ये प्राकृत संख्या भी मिला दी जाए और उसमें शून्य भी मिला दी जाए तो वो पूर्ण संख्या बनती है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, ये गलत कथन है। ये चीज क्या है? गलत है। पहला गलत है। दूसरा देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक है होती है? नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है, तो ये चीज भी गलत है। तीसरा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या व सबसे छोटी पूर्ण संख्या समान होती है? नहीं, ये भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो एक होती है, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, बराबर नहीं होती थी। ये भी गलत हुआ। तो सही क्या है? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं ये क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। अब देखो, अब बात करें हम प्राकृत संख्या की बात कर ली और हमने ये भी बात करी कि भाई प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या लाने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी। उसके बाद आता है पूर्णांक। नेक्स्ट है इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं, अब देखो क्या हुआ था कि भाई ये भी कह दिया कि भाई चलो ठीक है, संख्याएं 0 से स्टार्ट होनी चाहिए क्योंकि इसमें 0 भी आगे आता है तो 0 संख्याओं में होना चाहिए। फिर एक चीज दिमाग में आई
कि भाई हम एक ही किसी पर्टिकुलर स्थान पे चल रहे हैं, तो उसके विपरीत अगर हम चलते हैं तो उसको किस तरीके से व्यक्त करेंगे। जैसे जैसे मान लो किसी बैंक में पैसे डाले हैं हमने, जमा करवाए हैं, डिपॉजिट किए हैं, तो कभी भी आपने पासबुक की एंट्री देखी होगी, तो जो पैसे जमा किए जाते हैं उसके आगे प्लस लिखा हुआ होता है, और जो पैसे निकाले जाते हैं उनके आगे माइनस लिखा हुआ होता है। तो ये चीजें समझ में आने लगी कि भाई अगर हम उसमें डाल रहे हैं तो हम उसको किस प्रकार से व्यक्त करें, निकाल रहे हैं तो कैसे व्यक्त करें, कैसे पता चलेगा। तो तब अवधारणा आई कि भाई कुछ माइनस की संख्याएं भी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या थी उसके विपरीत भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। या फिर ये समझ ले कि कोई आदमी एक जगह पे खड़ा हुआ है, यहाँ इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, और वो यहाँ से इस दिशा में चल रहा है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि इस दिशा के विपरीत दिशा में भी वो चल सकता है, तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे। इधर भी 5 मीटर चला, इधर भी 5 मीटर चला, तो ये जो माइनस था ये दिशा को इंगित करने के लिए शुरू किया गया था कि भाई किस तरीके से माइनस की संख्याओं की अवधारणा आई। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है और प्लस इनफाइनाइट तक चलती है, यानी कि सभी माइनस की संख्याएं, जीरो और सभी प्लस की संख्याएं इसके अंदर शामिल होती है। इधर होती है ऋणात्मक संख्याएं, इधर होती है धनात्मक संख्या, और बीच में होती है उदासीन संख्या, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। दूसरी चीज यहाँ से ये बताने वाली समझने वाली है कि अगर जैसे जैसे हम इस तरफ बाएं से दाएं तरफ जब चलते हैं तो संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। संख्या रेखा के ऊपर जब हम संख्याएं लिखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से संख्या रेखा पर व्यक्त की जाती है संख्याएं। ये बीच में आ गया मान लो जीरो, फिर जीरो के बाद आता है एक दो, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जीरो से जस्ट छोटा होता है माइनस एक, माइनस एक से छोटा होता है माइनस दो, माइनस दो से छोटा होता है तीन, माइनस तीन, फिर माइनस तीन से छोटा होता है माइनस चार। इस तरीके से माइनस की संख्याएं जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे संख्याओं की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब माइनस चार से बड़ा कौन होगा, माइनस तीन होगा। माइनस तीन से भी बड़ा कौन होगा, माइनस दो होगा। माइनस दो से भी बड़ा क्या होगा, माइनस एक। और माइनस एक से भी बड़ा क्या होता है, जीरो। जीरो से बड़ा एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़े तीन, इस तरीके से बढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बताइए मान लो यहाँ पे लिख दिया, अच्छा ये प्रश्न आया हुआ था तो यहाँ पे मैं प्रश्न इसी को लेकर के चलते हैं। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से ये छोटे बड़े का साइन लगा कर, अब छोटे बड़े का साइन का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरीके के साइन होते हैं दो, एक ये और एक ये। इसमें कौन सा ग्रेटर देन होता है और कौन सा लेस देन होता है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना है कि एक तरफ मुंह बंद है और एक तरफ मुंह खुला हुआ है। जिस तरफ मुंह खुला हुआ हो उधर बड़ी संख्या आएगी, और जिस तरफ मुंह बंद है उधर छोटी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें इसे ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर्स देखने में जो छोटा दिखेगा वही बड़ा होगा। यानी कि माइनस तीन और माइनस एक की अगर बात करें, माइनस तीन और माइनस एक देखने में छोटा दिख रहा है एक, तो इसका मतलब है एक बड़ा होगा माइनस तीन से। यानी कि माइनस की जो वैल्यूज हैं वो उल्टा काम करती हैं अपना। तो देखिए प्रश्न है इनमें से कौन सा सही है। -16 बड़ा है -15 से। देखो -16 बड़ा कैसे हो सकता है, मैंने कहा था कि माइनस का चिन्ह लगते ही जो संख्या बड़ी दिखती है वो छोटी हो जाएगी, छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, यानी कि -15 बड़ा होता है, तो ये गलत कथन है। फिर -16 बड़ा है -20 से। अब देखो यहाँ पे देखने में छोटा संख्या कौन सी दिख रही है, देखने में 16 छोटी दिख रही है लेकिन ये बड़ी होगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, -16 बड़ा है एक से। भाई माइनस की संख्या प्लस की संख्या से बड़ी कैसे हो सकती है, तो ये छोटी होगी, मतलब गलत होगी। फिर है -16 बड़ा है -3 से। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही है, 16 बड़ी नजर आ रही है, तो लेकिन माइनस की है, इसलिए ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी, तो ये भी गलत है। तो प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, -16 इज ग्रेटर देन -20, -16 इज ग्रेटर देन -20। कि भाई -16 -20 से कैसा होगा, बड़ा होगा। ध्यान रहे बाएं से दाएं संख्या रेखा पर, ध्यान रखना संख्या रेखा पर बाएं से दाएं
चलने पर संख्या बढ़ती है। संख्याओं की वैल्यू क्या होती है? बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है। चलिए, इसके बाद हम ये जो नियम पढ़े थे हमने, संवर्त नियम, सहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, संवर्त नियम की बात करें तो किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ करें या बाकी करें या गुणा करें, हमेशा तीनों कंडीशन में, जोड़ की कंडीशन में, बाकी की कंडीशन में और गुणा की कंडीशन में, तीनों ही कंडीशन में संवर्त नियम का पालन होगा, लेकिन भाग की कंडीशन में नहीं होगा। तो जोड़, बाकी और गुणा, ये तीनों ही पूर्णांक के लिए संवर्त नियम का पालन इसमें होता है। संवर्त नियम का पालन होता है। क्रम विनिमय नियम का पालन जोड़ और गुणा के लिए होता है। साहचर्य नियम का पालन भी जोड़ और गुणा के लिए होता है। चलिए, और साथ में एक चीज यहाँ पे और ऐड हो जाती है, रुकिए एक मिनट। हाँ, एक चीज और तत्समक अवयव के साथ साथ एक यहाँ पे प्रतिलोम और ऐड हो जाएगा। प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। कौन सा प्रतिलोम? योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब जोड़ के लिए जो प्रतिलोम होता है वो पूर्णांक में विद्यमान होता है। अब आप कहोगे कि प्रतिलोम होता क्या है? देखिए, योज्य की बात करें, जोड़ की बात कर रहे हैं हम केवल, तो प्रतिलोम का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिसको मतलब एक किसी संख्या के प्रतिलोम को उस संख्या में जोड़ने पर तत्समक अवयव प्राप्त हो। कैसे? एक संख्या है 2, इसका प्रतिलोम होता है -2। अगर हम 2 और -2 दोनों को जोड़े तो उत्तर मिलेगा हमको 0, और 0 क्या होता है? तत्समक अवयव होता है। यानी कि प्रतिलोम का मतलब होता है किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या के योज्य प्रतिलोम को उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो क्या मिले हमको? हमको तत्समक अवयव मिलना चाहिए, तो ये हमको 0 मिलती है। चलिए, एक प्रश्न और कर लेते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, वापस से यहाँ पे उलझन वाला सा प्रश्न है, बिल्कुल भी आपको इसमें डरना नहीं है। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी कि भाई एक बॉक्स होता है जिसमें प्राकृत संख्याएं भरी हुई होती है, फिर उसमें शून्य ऐड करके फिर क्या बना दिया जाता है? पूर्ण संख्या बना दी जाती है, लेकिन संख्या अभी भी पूर्ण नहीं है। फिर इसके अंदर नेगेटिव संख्याएं ऐड करी जाती हैं और फिर इसको पूर्णांक बना दिया जाता है। यहाँ तक तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, जीरो भी थे, लेकिन यहाँ पे क्या और ऐड कर दिया? -1, -2, -3, ये सब ऐड कर दिए इधर। अब ये संख्या कैसी हो गई? पूर्णांक हो गई। अब देखो इस प्रश्न को देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अच्छा, अभी परिमेय संख्या हमने पढ़ा नहीं है, एक बार परिमेय संख्या और पढ़ लेते हैं, फिर इस प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले देखो, अब परिमेय संख्या के बारे में देखो। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, और यहाँ पर p और q दोनों क्या है? ये पूर्णांक है, यानी कि प्लस माइनस जीरो कुछ भी इसमें हो सकता है। और साथ में एक कंडीशन है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुई परिभाषा? क्या होगी? देखिए परिभाषा यहाँ पे, परिमेय संख्या की परिभाषा होगी कि वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त की जा सकती हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन जबकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या एक तरीके से ये देखिए भिन्न के रूप की संख्या हो गई, जैसे 1/2, 1/3, 3/4, 5/7, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। जितने भी परिमेय संख्या है उसमें दो तरीके की संख्या होती है। देखिए, परिमेय संख्याओं में दो तरीके की संख्या होंगी, एक तो भिन्न के रूप की और एक दशमलव के रूप की, और एक पूर्णांक। भिन्न भी पूर्णांक होती है। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी क्या है? परिमेय है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। देखिए, सारी सारी पूर्ण संख्या और इसके साथ कुछ और मिला दिया जाए, थोड़ी सी संख्या है जो नेगेटिव है, तो वो पूर्णांक बनती, तो ये भी सही है।
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में तो भाई -1 भी आता है, तो क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये ऑप्शन डी क्या है? गलत जवाब है। मतलब असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न सबसे पहले एक यहाँ पे एक चीज दी बताई हुई है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या, जैसे कि मान लो 1 और 2 क्या है? दो परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में अनंत बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। सॉरी, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में तो ये पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या या पूर्णांक भी क्या है? परिमेय होते हैं। इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? देखिए, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये दशमलव के बाद शांत प्रसार है, ये शांत और अशांत प्रसार भी पढ़ेंगे, और ये है पाई। तो पाई एक पूर्ण परिमेय संख्या नहीं होती है। तो फिर कैसी होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो देखिए, जो भी संख्याएं परिमेय नहीं है, वो सभी संख्याएं क्या बच जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं बच जाती हैं। तो देखिए, ये प्राकृत संख्या थी, फिर ये पूर्ण संख्या हुई, ये प्राकृत संख्या थी, नेचुरल नंबर, फिर ये होल नंबर, फिर इस होल के अंदर ऐड कर दिया किसको? पूर्णांक को, इंटीजर नंबर, फिर इस इंटीजर नंबर के अंदर ही क्या कर दिया? कुछ भिन्नों की संख्या भी जोड़ दी, जैसे 1/2, 3/4, इस तरीके से। तो ये बन गई परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। और इनके अलावा जो बच गई वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याओं में ये कोई भी शामिल नहीं होती। और फिर परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिक्स कर दे तो फिर ये बनती है वास्तविक संख्याएं। और इन वास्तविक संख्याओं के अलावा भी कुछ अगर बचता है तो वो बचता है फिर काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या वो होती है जिसमें अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आती है। या फिर शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसमें हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, अब बात है कि निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो अपरिमेय, तो अपरिमेय कौन सी संख्या हो जाएगी? पाई। क्योंकि पाई का मान हम कहते हैं कि भाई 22/7 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 पाई की नहीं होती है। पाई का हम लगभग 22/7 के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन, असत्य कथन पूछा है निम्न में से। देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? परिमेय संख्याएं p/q के रूप की होती है जहां q का मान 0 नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है, ये गलत बात है। -1 तो बेटा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जबकि सबसे बड़ा क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहा कि भाई नेगेटिव नंबर जब भी आ जाते हैं तो वहां पे जो सबसे छोटी दिखती है संख्या वो सबसे बड़ी हो जाती है। तो एक सबसे छोटा नंबर होता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक होते ही एक सबसे छोटा ना होकर कैसा हो जाएगा? एक सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। उसके बाद डी है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कि भाई ये चीज गलत है। अब देखिए, अब हमने बात करी थी कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है पूर्ण संख्या, और एक होती है दशमलव संख्या, या फिर यूं कहें कि इसके साथ भिन्न संख्या भी इसको हम बोल सकते हैं, दशमलव संख्या या फिर भिन्न। अब ये जो भिन्न संख्याएं होती हैं ये भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत। अब चूंकि दशमलव प्रसार हो सकता है भिन्नों का, तो प्रसार, दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है, शांत और अशांत। अब ये शांत और अशांत क्या होते हैं? देखिए, शांत और अशांत का मतलब होता है, जैसे कि मान लो एक नंबर, एक दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें, मान लो एक परिमेय संख्या है 2/5। मैंने कहा था कि परिमेय संख्या p/q के रूप की होनी चाहिए, तो परिमेय संख्या हमने लिख दी 2/5। इसका दशमलव प्रसार करें, यानी कि 2 में 5 का भाग दें, तो भाई भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा। 5 चौक 20, बच गया 0।
कितनी बार गया भाग? 0.4 बार गया। यानी कि अब इसके आगे अगर हम और भाग करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहां पर ये भाग खत्म हो गया। तो इस दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। यानी कि भाग देने पर कुछ स्टेप के बाद भाग जाना बंद हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जबकि कुछ होते हैं अशांत दशमलव प्रसार, जैसे जैसे मान लो 1/3 है, P/Q के रूप की है, 1 में 3 का भाग दे, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, वापस आ गई 0, फिर 3 तिया 9, फिर बच गया 1, फिर 1 0 आ गई, फिर 3 3 9। इसको हम करते जाए तो यहाँ 3 3 3 3 चीज जो है वो रिपीट होती जाएगी। तो जब ये किसी भी कंडीशन में ये भाग खत्म नहीं होता हो तो वह कहलाता है अशांत। अशांत। तो ये जो दशमलव प्रसार हुआ, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हुआ? अशांत दशमलव प्रसार हुआ। अब अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसा जिसमें किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो, और एक ऐसा जिसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती हो। जैसे अभी हमने 1/3 का किया था, तो उसमें 0.33333 इस तरीके से पुनरावृत्ति हो रही थी। और इस पुनरावृत्ति जब होती है तो उसके जिस अंक की जिस भी अंक की पुनरावृत्ति होती है उस अंक के ऊपर बार लगा करके उसको व्यक्त करते हैं, तो इसको हम व्यक्त करेंगे 0.3 के ऊपर बार। इस तरीके की दशमलव प्रसार को भी परिमेय संख्या में बदलने के प्रश्न आता है, जो कि आगे दिए हुए हैं, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। शांत तो वो होता है जिसमें भाग देने के बाद कुछ स्टेप के बाद भाग जाना बंद हो जाता है, जबकि अशांत में कंटिन्यू ऐसा नहीं होता है कि लगातार भाग जाता रहता है। लेकिन उसमें भी दो तरीके के होते हैं, कुछ में आवृत्ति होती है किसी नंबर की या किसी अंकों की, जबकि कुछ में आवृत्ति भी नहीं होती। आवृत्ति नहीं होती तो वो इस तरीके से मिलता है कुछ भी, जैसे कि मान लो 0.01 001 01 000, फिर 1 आ गया, तो इस तरीके से वो बढ़ता जाता है। लेकिन वो प्रसार जो है वो कभी भी शांत नहीं होता और ना ही आवृत्ति होती है। तो जब इस तरीके की संख्याएं मिलती है तो वो भी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, और इनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट कल हम आगे की बात करेंगे। और यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं वापस से। हमने बात कर ली है परिमेय संख्याओं की, और जो ये परिमेय संख्याओं में जो अशांत जो परिमेय संख्याओं में भी जो अशांत दशमलव प्रसार है, और अशांत में भी जो अनावृत्ति दशमलव प्रसार है, जिसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं में मोस्टली अंडर रूट के अंदर की संख्या आती है, बशर्ते कि अंडर रूट के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। वो सारी अंडर रूट की संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, इस तरीके से। तो इन अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आज कल की क्लास आप जरूर देखिएगा, इसके आगे की क्लास रहेगी, उसमें काफी सारे प्रश्न भी करवाए जाएंगे। मुझे आप ये जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ समझ में आया और कैसे आपको ये वीडियो लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।